खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश में कथावाचक की जाति वाले विवाद में उत्तर प्रदेश में और बढ़ गया है ये मामला। आजमगढ़ दौरे से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विरोध दर्ज कराया है। ब्राह्मण परिवारों ने घरों में काला झंडा लगाकर विरोध किया। तो अखिलेश यादव का विरोध हो रहा है। ब्राह्मण परिवारों ने अपने घरों में काला झंडा लगा लिया है और अखिलेश यादव का विरोध किया जा रहा है। इटावा कांड के बाद अखिलेश के बयान से ब्राह्मण समाज नाराज बताया जा रहा है और उसी को लेकर यहां आजमगढ़ में देखिए किस तरीके से जो ब्राह्मण समाज है उसने अपने घरों में ये काले झंडे लगाए हैं। तो ये विवाद बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश में कथावाचक की जाति वाला विवाद, इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। ये कथावाचक की जाति पर शुरू हुआ था ये विवाद। आजमगढ़ दौरे से पहले अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं लोग और ये ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण समाज है जो अखिलेश यादव का विरोध कर रहा है। ब्राह्मण परिवारों ने अपने घरों में काले झंडे लगा दिए हैं। इटावा कांड के बाद अखिलेश का जो बयान आया था उसी से ब्राह्मण समाज नाराज बताया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ तो तस्वीर आप देख रहे हैं कथावाचक पंकज उपाध्याय की, जिसके साथ आरोप यादव परिवार पर लगे कि उन्होंने बदसलूकी की, और वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज कैसे अखिलेश यादव का विरोध कर रहा है, कैसे अखिलेश यादव के दौरे से पहले यहां आजमगढ़ में जो ब्राह्मण समाज है उसने अपने घरों पर काले झंडे लगाए हैं, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो सियासी तौर पर मामला आगे बढ़ रहा है। जाति वाला विवाद गर्माता हुआ मामला सीधे सीधे ब्राह्मण वर्सेस यादव और तेजी से बढ़ेगा आगे, उसको लेकर ये तस्वीरें पूरी की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। तो ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई का मामला जो सामने आया था और ये 17 जून का बताया जा रहा है, जब कथावाचक पंकज उपाध्याय की यादव परिवार ने पिटाई की, ये आरोप लगे यादव परिवार पर। हालांकि वो यादव परिवार की तरफ से कहा गया कि उनको ऐसा लगा कि जो कथावाचक है वो घर की महिला के साथ कुछ बदसलूकी कर रहे थे, जबकि कथावाचक के परिवार की तरफ से बताया गया कि कथावाचक को मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो उस समय अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। लेकिन अब जबकि वो वीडियो वायरल है, उसके बाद से देखिए सियासत और किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट होता हुआ अखिलेश यादव के विरोध में काले झंडे लगाए गए हैं आजमगढ़ में घरों पर ब्राह्मण समाज के। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, ये क्या सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है ब्राह्मण समाज के घरों पर काले झंडे आजमगढ़ में? विवेक, देखिए बिल्कुल लगभग 1 दर्जन से अधिक ब्राह्मण समाज के लोगों के जो गांव है वहां पर काले झंडे लगाए गए। आज अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं और ब्राह्मण समाज के लोगों में इस बात को लेकर के रोष है कि जो इटावा की घटना हुई वो तो निंदनीय है, लेकिन उसमें जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सिर्फ एक पक्ष का साथ दिया और सभी ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया, उसको लेकर के ब्राह्मण समाज में विरोध है और इसी को लेकर के आज काले झंडे लगाएंगे। आपको बताऊं कि ब्राह्मण बहुल जो बस्तियां हैं जिसमें ऊपरपट्टी है, च्योता है, गौरी नारायणपुर है, इन तमाम ऐसे गांव है। रोनापार थाना क्षेत्र का बनहरा है, इसके अलावा गजहड़ा है मुबारकपुर का, देवगांव थाना क्षेत्र का चेवार है, दीदारगंज का ब्राह्मण बहुल क्षेत्र का कई गांव है जहां पर आज जो है काले झंडे लगाए गए हैं और उन लोगों का, ब्राह्मणों का ये कहना है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं और लेकिन वैसे अगर उस तरीके का कोई विरोध, अगर अखिलेश यादव ने जो वक्तव्य दिया तो उस तरीके की चीजें नहीं हुई थी तो ये लोग भी आज कार्यक्रम में शामिल होते, लेकिन ब्राह्मणों को लेकर के जो एक तरफा बयानबाजी है उन सबके ऊपर आरोपित किया है, उसको लेकर के ये विरोध है। और साथ ही साथ जो ब्राह्मण आज कुछ पूजा पाठ कराने गए हैं उसको लेकर के भी एक सप्ताह ऐसा है जिसके अंदर विरोध है और उसको लेकर के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जब ब्राह्मणों का साथ अखिलेश यादव नहीं दे रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ वो है, तो कैसे कुछ लोग पूजा पाठ कराने जा सकते हैं। इसको लेकर के जो सब आजमगढ़ की राजनीति है वो गर्म है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आजमगढ़ से, जहां पर ब्राह्मण समाज ने अपने घरों पर काले झंडे लगा दिए हैं, विरोध अखिलेश यादव का कर रहे हैं और इसको लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो सुनाते चलते हैं आपको। ये अखिलेश यादव के वक्तव्य के ऊपर लगाए हैं, जो ब्राह्मण समाज की निंदा किए हैं, हम लोग उसके विरोध में लगाए हैं, क्योंकि हमारे ब्राह्मण समाज का अपमान करते हैं, इसलिए हम लोग उनसे नाराज हैं। नहीं तो यादव और ब्राह्मणों में कोई वो नहीं है। अखिलेश यादव ब्राह्मणों के विरोध में
टिप्पणी करते हैं, इसलिए आजमगढ़ आ रहे हैं। उनके विरोध में हम लोग अपने घरों पे काला झंडा लगाए हैं। तो खुलकर ब्राह्मणों की नाराजगी अखिलेश यादव से सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे। कावड़ रूट पर हिंदू संगठनों की तरफ से ढाबे पर पहचान अभियान के बाद विवाद शुरू हुआ था। इसको लेकर सियासी संग्राम जारी है। मुजफ्फरनगर पहचान विवाद को लेकर एक बड़ा खुलासा भी अब हो रहा है, और वो खुलासा ये है कि कर्मचारी के आधार कार्ड के मुताबिक कर्मचारी का नाम तजम्मुल है, और ये वही कर्मचारी है जो पंडित जी वैष्णो ढाबे पर काम करता है, जहां पर हिंदूवादी संगठन पहुंचे थे वो पहचान वाले अभियान के चक्कर में चेकिंग करने के लिए। और तब ये बताया गया था, इस कर्मचारी ने खुद कहा था कि इसका नाम तो गोपाल है, और इसी कर्मचारी ने अपने साथ दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए थे। इसने कहा था कि इसके धर्म की पहचान करने के लिए इसके कपड़े उतरवाए गए। और अब इसी कर्मचारी को लेकर आधार कार्ड के जरिए खुलासा बड़ा हुआ है कि इसने नाम बदलकर गोपाल नाम रखकर ढाबे पर नौकरी की। ढाबा कर्मचारी गोपाल का असली नाम तजम्मुल है। तजम्मुल के आधार कार्ड से यह खुलासा हुआ है। दरअसल ढाबे पर इसी कर्मचारी को लेकर दावा किया गया था कि यह पहचान छिपाकर ढाबे पर काम कर रहा था। इसको लेकर जो सियासी बयानबाजी हुई वो भी आप देख रहे हैं। किस तरीके से नेम प्लेट फरमान के खिलाफ एक के बाद एक विपक्ष के नेता सामने आए, कांग्रेस से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, समाजवादी पार्टी के नेता, और उन्होंने अपने बयान दिए। अब कावड़ रूट पर स्वामी यशवीर ने एक पहचान अभियान चलाया। स्वामी यशवीर के अभियान के दौरान शनिवार को जोरदार हंगामा हुआ था। पंडित जी वैष्णो ढाबे पर कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगे गए थे। अभियान के दौरान एक कर्मचारी से बदसलूकी का आरोप लगा था। पुलिस ने स्वामी यशवीर के कई कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया। मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर ने 5000 लोगों को अपने अभियान से जोड़ा है। तो कावड़ यात्रा को लेकर विवाद, और इस बार विवाद की वजह उत्तराखंड सरकार का वो फैसला जिसमें कहा गया कि कावड़ मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं उनके मालिक दुकान पर लाइसेंस और पहचान पत्र वाला बोर्ड लगाएंगे। तर्क ये है कि ऐसा करके कावड़ियों को शुद्ध और स्वच्छ खाना मुहैया कराया जाएगा। मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है, और जहां खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए। आदेश जारी होते ही अधिकारियों ने कावड़ मार्ग पर बने दुकानों की चेकिंग शुरू कर दी। साफ कहा गया कि अगर दुकान के बाहर नेम प्लेट नहीं लगाया तो कड़ी कार्रवाई होगी। हरिद्वार से जल लेके आते हैं तो पूरी शुद्धता के साथ लेके आते हैं। अगर वो खंडित करते हैं फिर इसका फायदा भी क्या है? वो तो गलत कर रहे हैं ना, पहचान छुपा के अपनी। अब कावड़ मार्ग पर जितने भी होटल हैं, ढाबे हैं, सभी को अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र भी दुकान के बाहर लगाना होगा। और जो ठेला लगाकर फल या कुछ और सामान बेचते हैं उनके लिए नियम ये है कि वो अपना पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन साथ में रखेंगे। उधर उत्तराखंड सरकार ने साफ कह दिया है, नियम न मानने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस फैसले से संत समाज में खुशी है। मुस्लिम धर्मगुरु लेकिन इस फैसले को बांटने वाला बता रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि जो होटल और ढाबे वाले नियम का पालन नहीं करेंगे उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। साधु संत इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। धर्मी लोग हैं, वो हमारे सनातन धर्म को खंडित करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा सनातन धर्म खंडित न हो, इसीलिए जो है ये निर्णय लिया गया, इसकी हम जो है प्रशंसा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मौलाना कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ एक धर्म के पक्ष में काम कर रही है। ये कहाँ तक उचित है? संविधान निरपेक्ष है, सरकारें धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कसम खाई जाती है धर्मनिरपेक्षता की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्यों धार्मिक रूप से एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं? उधर सरकार कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। कहा गया है कि हर जिले से हर रोज रिपोर्ट पहुंचानी होगी, और अगर अधिकारी लापरवाही करते हैं तो वो भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। देखिए, कावड़ मार्ग की दुकानों को लेकर पिछले कुछ दिन से विवाद हो रहा है।
मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया है और आरोप लगे कि हिंदू संगठन के लोगों ने एक शख्स की पैंट उतारकर उसकी पहचान की थी। अब ऐसे लोगों को विपक्षी दल के नेता आतंकवादी बता रहे हैं। घटना 28 जून की है, जब NH 58 पर मौजूद पंडित जी वैष्णो ढाबा पर स्वामी यशवीर जी महाराज की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया। आरोप है कि हिंदू संगठन के लोग जबरन होटल कर्मचारियों को कमरे में ले गए और पैंट उतारकर उनकी पहचान की। इस पर ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। अब ये क्यों हो रहा? होते कौन ये विजिलेंटी, होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो, अरेस्ट करो, रोको आप उनको। उधर समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने ऐसे लोगों को आतंकी बता दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें। ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। वहीं हिंदू संगठन का दावा है कि जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर यह घटना हुई, वहां लोग QR कोड को स्कैन करने पर होटल मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़ा बता रहे हैं। उधर देखिए, मुजफ्फरनगर के होटल में चेकिंग अभियान चलाने वाले स्वामी यशवीर महाराज के कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है और पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि बिना किसी अनुमति के इस तरह का चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन यशवीर महाराज कह रहे हैं कि वो तो झुकेंगे नहीं, बल्कि भविष्य में भी ऐसा ही अभियान चलाते रहेंगे। यशवीर महाराज का दावा है कि कांवड़ मार्ग में उन्होंने 5000 लोगों की अपनी निजी टीम लगाई है, जो होटल ढाबों पर जाकर मालिकों की पहचान कर रही है। यशवीर महाराज उन होटल ढाबों की तलाश कर रही है जिनके नाम तो हिंदू हैं, लेकिन उनके मालिक मुसलमान हैं। अब प्रशासन के नोटिस के बाद भी यशवीर महाराज पीछे हटने को तैयार नहीं। यदि जेल जाने की बातें आई तो जेल भी जाएंगे, लेकिन इस क्रांति को, इस आंदोलन को शांत नहीं होने देंगे। तब तक ये थूक मूत्र गैंग अपनी हरकत से बाज नहीं आ जाता। वहीं बीजेपी के कई नेता भी स्वामी यशवीर महाराज के साथ खड़े हैं और ओवैसी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी हज यात्रा पर जा रहे हैं और किसी हिंदू ने बिस्मिल्लाह के नाम पे दुकान खोली, गोश्त परोस दिया, तो असदुद्दीन ओवैसी जो है इसको मोहब्बत का पैगाम समझेंगे कि नफरत का इंतजाम समझेंगे? फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कांवड़ मार्ग की दुकानों को लेकर शुरू हुआ विवाद जल्द खत्म होने वाला नहीं है। तो देखिए, विवाद थम नहीं रहा है। कांवड़ रूट पर हिंदू संगठनों की तरफ से भी ढाबे पर पहचान अभियान के बाद ये विवाद जो शुरू हुआ, इसको लेकर सियासी संग्राम चल रहा है। और अब तो बड़ी खबर ये कि मुजफ्फरनगर में पहचान विवाद को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ कि वो पंडित जी वैष्णो ढाबे पर काम करने वाला व्यक्ति, कर्मचारी ढाबे का, जिसने खुद मीडिया के सामने आकर अपना नाम गोपाल बताया था और बताया था कि कैसे उसकी पहचान जानने के लिए उसके कपड़े तक उतरवाए गए, अब उसी का नाम आधार कार्ड के मुताबिक तजम्मुल है। ये सच सामने आ रहा है। आपको दिखाते हैं पंडित जी वैष्णो ढाबे से ABP न्यूज संवाददाता दिव्यांकर की एक रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले ही मुजफ्फरनगर में बवाल हो गया। और बवाल इस बात का कि जो ढाबा संचालन है वो कौन करता है, इस बात को लेकर बवाल हो गया। और जिस ढाबे पर ये सारी चीज़ें हुई, उसी ढाबे पर ABP न्यूज़ की मौजूदगी है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे पंडित जी वैष्णो ढाबा। ये वही ढाबा है जहां पर हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं। सबसे पहले दुकान में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे आधार कार्ड मांगते हैं, और आधार कार्ड जब नहीं दिखाया जाता है तो उसके बाद जो स्कैनर है उसके माध्यम से जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो ये जानकारी हासिल करते हैं कि जो ये लोग जो दुकान चलाते हैं वो लोग एक विशेष समुदाय से हैं। और उसके बाद जो पैंट उतारने की जो कोशिश है ढाबे में काम करने वाले व्यक्ति की, वो की जाती है। उसके बाद जो बवाल है वो लगातार बढ़ता जाता है। बाद में पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है तो मामले को शांत कराया जाता है। जब ये सारी चीज़ें हुई और इसके साथ साथ जो कुछ उस दौरान हुआ, उस दिन जब ये घटना हुई, तो जो चीज़ें यहाँ पर हुई उसके बारे में सीधे बातचीत करेंगे यहाँ पर जो लोग अभी फ़िलहाल ढाबा चलाने का जो काम करते हैं वो। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। सर, मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। सुनील शर्मा जी, ये बताइए, जिस दिन ये पूरी घटना हुई
उस दिन आप पर यहाँ पर थे और क्या कुछ सारी चीज़ें जो हुई उसके बारे में हमें बताइए। सर इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास जो चार्ज आया सर आज दूसरा दिन है। दीक्षा मैडम जी भी बहुत परेशान हो चुकी थी, जो है इसकी ऑर्गेनाइजर हैं। उससे जो पहले जो था हमारा जो स्टाफ था उसमें कुछ स्टाफ जो है मोमनेंट था, जैसे कि वो गाड़ी रोकता था। एक था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल भी जो है बताते हैं कहने का जो है फर्जी नाम बता करके वो यहाँ पे काम कर रहा था। उसने हमें बताया कि गोपाल, मेरा नाम गोपाल है और उसका नाम तजमुल नाम था उसका। ये अब कितने सालों से यहाँ पर चल रहा है? ये 3 साल करीब, लमसम 3 साल हो गए हैं जी। जी सर। 3 साल में कभी हर साल लगभग कांवड़ यात्रा जो है वो निकलती है, कभी किसी ने यहाँ पर पहुँचकर चेकिंग की या फिर कुछ सर? नहीं सर, चेकिंग तो होती रहती, सरकारी चेकिंग होती रहती थी। जैसे जो है क्या नाम फ्रूट वाले आते थे, ये सरकारी चेकिंग होती थी कि एक्स्ट्रा रेट तो नहीं ले रहे हैं, इस तरह की चेकिंग होती थी। लेकिन इस तरह का कोई भी कभी व्यवहार नहीं हुआ है कहना कि यह हिंदू इस पर काम कर रहा है या मुसलमान काम कर रहा है। एक जातिवाद की इस तरह की कोई चेकिंग नहीं हुई है। बताइए, सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं इसके साथ साथ अगर स्कैनर वाली बात करें तो ये भी जानकारी सामने आई कि जब लोग जो यहाँ पर चेकिंग करने पहुँचे थे उन्होंने जब स्कैन किया तो उसके बाद इस ढाबा संचालक के नाम के बारे में पता चला। तो ये सारी चीज़ें कैसे? सर इसमें जो है एक स्कैनर लगा हुआ था, वो पहले ही लगा हुआ था। इससे पहले बाबा नाम का एक था, जो ये ज़मीन जो है मोमनन का इलाका पड़ता है, तो ये बाबा के नाम से था रेस्टोरेंट जो है। और जब हमारे पे 3 साल पहले इसका चार्ज आया मैडम के पास में, तो पंडित ढाबा रख दिया गया उनसे जब चार्ज लिया गया। तो ये वो स्कैनर पहले ही लगा हुआ था, उससे हमारा कोई मतलब नहीं था। उस स्कैनर पे पेमेंट नहीं होती थी? उस पर पेमेंट नहीं होती थी सर। लोग तो पहुंचेंगे आपके यहाँ अभी, मैं तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो स्कैनर है वो आपको यहाँ पर कई सारे जो स्कैनर है वो लगे हुए नजर आएंगे। तो ये बताइए, इसमें से कोई व्यक्ति अगर पेमेंट करेगा तो किसी भी स्कैनर पर पेमेंट कर देगा ना, तो उसको वो तो किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा ना? जी सर। देखिए सर, जैसे ये स्कैनर लगे हुए हैं, ये मेरे नाम से लगे हैं, मैनेजमेंट मेरा रहता है, हिसाब किताब करने के लिए, सामान वामान लाने के लिए मैडम ने जो है। ये दूसरा स्कैनर जो लगा हुआ है ये दीक्षा मैडम का है, इसमें कुछ पैसा जो है मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो वो मैं अपने अकाउंट से करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट पार्टी के जो है उनसे कहूँगा कि इसमें स्कैनर हो। ये 2 स्कैनर लगे हुए हैं, ये दोनों मेरे लगे हुए हैं। ऐसे ही स्कैनर इसका अनिता देवी का लगा हुआ था जी, वो पैसा उनके उसमें खाते में ट्रांसफ़र होता है। अनिता देवी कौन है? अनिता देवी यहाँ की वर्कर हैं जो काम करती हैं जी। ये बताइए, अभी फिलहाल कितने लोगों का स्टाफ इस ढाबे में काम करता है? सर हमारे पास 5 लोगों का स्टाफ है मौजूद, क्योंकि सारा स्टाफ चेंज करने हैं, कुछ भाग गए हैं। और सर जैसे आप लोग आए हुए हैं, आपका वेलकम है। और भी लोग आते थे, हमारी गाड़ी जैसे लगती थी, हमारे से पहले गाड़ी लगती थी तो माइक लड़ा देते थे उनके आगे बात करने के लिए, तो वे भाग जाते थे। वो लोग पूछते थे पता नहीं क्या भाव वाले, क्या नहीं है, कि भाई क्या हो गया है। इस तरह से जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ? आप इतने इस 3-4 दिनों में कितना नुकसान हो गया? क्या 3-4 दिन में ये है जैसे गाड़ी लगती थी, हमारी यहाँ की गाड़ी लगी है, सुबह के टाइम पे ये लोग बैठे हैं, ये हमारे से सवाल कर रहे हैं, ये मोमडेंट बैठे हैं कस्टमर, ये कह रहे हैं कि अगर हमारा इतनी एलर्जी हमारे से है तो नोट अलाउड कर दीजिए ना। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में अवैध मज़ारों पर एक्शन। काशीपुर में बुलडोजर से 5 अवैध मज़ारें तोड़ी गई हैं। 15 दिन पहले अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया जा चुका था। उत्तराखंड में अब तक 537 अवैध मज़ारों को हटाया जा चुका है। तो अवैध थी ये मज़ारें, सरकारी जमीन पर बना दी गई थी और प्रशासन ने पूरे नियम कायदे के साथ इन अवैध मज़ारों पर बुलडोजर वाला ये एक्शन किया। नोटिस दिया गया, 15 दिन का समय दिया गया, कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद ये बुलडोजर चला है और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 मज़ारें यहां पर बनाई गई थी और 5 मज़ारों को हटा दिया गया है। देख रहे हैं आप उत्तराखंड के काशीपुर में ये बुलडोजर वाला एक्शन। यहाँ सरकारी जमीन और उस सरकारी जमीन पर ये 5 अवैध मज़ार जिस पर बुलडोजर चला। बुलडोजर चलाने से पहले 15 दिन का नोटिस भी दिया गया था, कोई जवाब किसी की तरफ से नहीं दिया गया, जिसके बाद ये बुलडोजर चला है। तो एक तरीके से ये 5 मज़ार और इन मज़ारों के जरिए ये पूरी सरकारी जमीन, इस पर कब्जा करने की जो साजिश, उसको यहीं खत्म कर दिया गया, उसे यहीं कुचल दिया गया।
आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। अगर आपके घर में भी नौकर है और आप उसे किसी बात को लेकर डांटते फटकारते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने के लिए जरूरी है। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में डबल मर्डर हुआ है। घर के नौकर ने ही मां बेटे को मार डाला। 42 साल की मां, 14 साल का बेटा, दोनों की हत्या कर दी गई। मालकिन के डांटने पर नौकर को गुस्सा आया। धारदार हथियार से नौकर ने मर्डर कर दिया। मर्डर के बाद ट्रेन से भाग रहा था नौकर, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क साधा। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यूपी पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार किया है। तो फरार हो रहा था जब नौकर, तभी दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से नौकर की गिरफ्तारी हुई है। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। दरअसल बुधवार रात करीब 9:40 पर पुलिस को इस डबल मर्डर की सूचना मिली। पुलिस यहां मौकाए वारदात पर पहुंची। शुरुआती छानबीन में पुलिस ने पाया कि यहीं इसी घर में रहने वाले जो कुलदीप थे वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। जब वो अपने घर में पहुंचे रात को 9:40 पर, तब उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा जो था वो अंदर से बंद है। घर की सीढ़ियों पर और दरवाजे पर उनको खून के निशान दिखे। इसके बाद उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस तुरंत मौकाए वारदात पर पहुंची और पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा। और जब पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई तब पुलिस ने देखा कि घर के अंदर जो कुलदीप की पत्नी है रुचिका, उनकी जो लाश थी वो बेडरूम के अंदर पड़ी हुई थी। इसके अलावा जो कुलदीप के बेटे हैं उसकी जो लाश थी वो बाथरूम के अंदर पड़ी हुई थी। दोनों की ही धारदार हथियार से हत्या की गई थी। डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात ने पुलिस को भी सन्न कर दिया। तमाम टीमें बनाई गई और पुलिस ने जब शुरुआती छानबीन की तो पुलिस ने शुरुआती छानबीन में देखा कि जो घर का नौकर है वो फरार है। इसके बाद पुलिस ने घर के नौकर को पकड़ने के लिए तमाम टीमों का गठन किया। तमाम टीमें जो थी वो सीसीटीवी फुटेज की मदद से नौकर की तलाश में जुट गई। जो नौकर था वो बिहार का रहने वाला था और पिछले काफ़ी समय से यहीं कुलदीप के घर में काम कर रहा था। इसके अलावा कुलदीप के गारमेंट की शॉप है, वहाँ पर भी काम करता था और वो जो नौकर है वो कुलदीप की गाड़ी भी चलाता था। नौकर की तलाश लगातार की जा रही थी और पुलिस ने आखिरकार नौकर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम मुकेश बताया जा रहा है, जो कि बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है। जब पुलिस ने नौकर मुकेश से पूछताछ की तो पूछताछ में सामने आया कि घर की मालकिन ने मुकेश को डांट दिया था, इस वजह से उसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस की जो टीम है वो मुकेश को लेकर के पहुंच रही है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार हत्या के पीछे की जो वजह है वो क्या सिर्फ यही है कि मालकिन ने डांट दिया था इसलिए उसने डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। मुकेश से लगातार पुलिस की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। उधर वाराणसी में 22 साल की छात्रा का शव बरामद होने के बाद हड़कंप मचा। लड़की की लाश संदिग्ध हालत में मिली, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। वाराणसी में 22 साल की छात्रा की लाश बरामद होने से अफरा तफरी मच गई। एमएससी की छात्रा घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन बाद में उसकी लाश मिर्जा मुरादपुर इलाके के रूपापुर से संदिग्ध हालत में बरामद हुई। युवती का शव रूपापुर के ढाबे के पीछे के कमरे में मिला, जिसे सबसे पहले ढाबे के कर्मचारी ने देखा और इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। वहीं छात्रा के शव मिलने की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। वहीं इस मामले में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक छात्रा 2 जुलाई सुबह 9:30 बजे घर से निकली थी। मृतक छात्रा का नाम अलका बिंद था। मेहंदीगंज की रहने वाली अलका एमएससी की छात्रा थी। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग में हत्या का शक जताया जा रहा है। छात्रा के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं वारदात को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, दुखद घटना, जांच हो और न्याय भी। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर छात्रा का शव मिलने के बाद इस पर सियासत के भी गर्म होने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। खबर पक्की है। भोपाल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 2 लड़कों के बीच समलैंगिक रिश्ते बन गए। प्यार में पड़कर एक लड़के ने अपना लिंग परिवर्तन करा लिया और अब वो अपने प्रेमी पर धोखा देने और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा रहा है। भोपाल पुलिस को मिली शिकायत के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा, जो अब इसकी जांच में जुट गई है, जहां पर एक लड़के ने अपने दोस्त पर संगीन आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक 2 दोस्तों के बीच समलैंगिक संबंध बने। दोस्त ने 10 साल तक समलैंगिक रिश्ते बनाए, शादी का झांसा देकर कई सालों तक शारीरिक शोषण किया। शादी के लिए आरोपी ने लिंग परिवर्तन कराने की शर्त रखी। पीड़ित ने आरोपी की शर्त मान ली।
18 लाख रुपए देकर लिंग परिवर्तन भी करा लिया। इंदौर में पीड़ित युवक ने सर्जरी कराई। इसके बाद भी आरोपी शादी से मुकर गया। आरोपी ने 10 दिन तक नर्मदापुरम स्थित अपने घर में पीड़ित को बंद कर दिया। 10 दिन तक पीड़ित से समलैंगिक संबंध बनाए। अब आरोपी पीड़ित को ब्लैकमेल भी कर रहा है। एक युवक ने गांधीनगर थाने में शिकायत की थी, जिसमें उसका आरोप था कि एक दूसरे युवक के विरुद्ध आरोप लगा है कि वो उसे 10 साल से जानता था, लेकिन हाल ही में युवक के खिलाफ शारीरिक शोषण और साथ ही इसे भ्रम में रख करके इसका चिकित्सीय तरीके से एक डॉक्टर के माध्यम से इसके लिंग परिवर्तन की भी इसमें आरोप लगाया है। खबर पक्की है, कुछ दिन पहले रायपुर में 2 लड़कियों ने एक घर में जमकर तांडव मचाया। अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल टैटू वाली जिन लड़कियों ने ये तांडव किया वो दोनों शादीशुदा युवक की गर्लफ्रेंड हैं। दोनों गर्लफ्रेंड ने मार मार कर शादीशुदा प्रेमी का सर फोड़ दिया। ये उसी शख्स की तस्वीरें हैं जिसके प्यार ने रायपुर में बवाल मचा दिया था। घटना 30 जून की है, जब 2 लड़कियां रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर पहुंच गई। खूब तोड़फोड़ की, गमले तोड़े, सिलेंडर उठाकर पटक दिया, घर का सामान तहस नहस कर दिया। सिलेंडर उठा करके पटक रही थी कि आज जला डालेंगे, पेट्रोल लाओ। जिन 2 गर्लफ्रेंड की बात हो रही है उसमें ये पहली गर्लफ्रेंड है जो नशे में धुत थी और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ रही थी। इस गर्लफ्रेंड ने कई कार और स्कूटी को तोड़ डाला। दूसरी गर्लफ्रेंड है लाल सूट वाली, जिसने भी कम आतंक नहीं मचाया। जब पुलिस वाले इसे पकड़ने पहुंचे तो ये खुद कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठने लगी। कार का दरवाजा खुलते ही शराब की बोतल नजर आई। हालांकि पुलिसकर्मी ने इसे साइड में बैठने को कहा। इन दोनों लड़कियों ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की पत्नी के सामने ही उसे पीटा। फिलहाल दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के राजसमंद में राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। शमशेर की पत्नी प्रमोद कंवर प्यार और हवस में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने प्रेमी राम सिंह के साथ मिलकर उसे बीच सड़क पर मरवा दिया। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि पत्नी प्रमोद ने प्लान ए के साथ प्लान बी भी बनाया था। दरअसल 23 जून को हत्या की पहली कोशिश हुई। पत्नी ने सोचा कि शमशेर को रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया जाए, लेकिन उस दिन शमशेर घर से बाहर निकला ही नहीं। फिर प्लान बी काम आया। पत्नी प्रमोद शमशेर को किसी तरह आमेट नाम की एक जगह ले गई और सोची समझी प्लानिंग के तहत पहले हत्यारों ने कार से बाइक को टक्कर मारी और फिर पीट कर शमशेर की जान ले ली। लेकिन जुर्म ज्यादा दिनों तक नहीं छिपता। पुलिस ने आरोपी राम सिंह के नए सिम को ट्रेस किया और गिरफ्तार कर लिया। राम सिंह की निशानदेही पर पत्नी प्रमोद अब सलाखों के पीछे है। लेकिन कत्ल की इस खौफनाक साजिश ने समाज में पति पत्नी के रिश्तों की डोर को और कमजोर कर दिया है। खबर पक्की है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए एसिड अटैक कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। इस सनसनीखेज कांड में अब इशिता के बॉयफ्रेंड की एंट्री हुई है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को पता चला है कि आरोपी इशिता ने अपने बॉयफ्रेंड अंश शर्मा की मदद से बाजार से तेजाब खरीदने की पूरी साजिश रची। इसके लिए बाकायदा अंश शर्मा ने फर्जी प्रोफेसर बनकर एसिड बेचने वाले दुकानदार को फोन किया और कहा कि प्रैक्टिकल के लिए उसे तेजाब की जरूरत है। इतना ही नहीं, इशिता और उसके बॉयफ्रेंड ने प्रोफेसर का फर्जी लेटर हेड भी तैयार किया और फिर शहर की एक दुकान से तेजाब खरीद लिया। पुलिस को जांच में लव ट्रायंगल का एंगल भी दिख रहा है, क्योंकि 5 साल पहले इशिता का उसके बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इशिता को लगा कि ये सब किया धरा श्रद्धा का है, लिहाजा उसी दिन से उसने बदला लेने की ठान ली। फिलहाल 50% जल चुकी श्रद्धा की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर उसकी हालत पर नजर रखे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अंधविश्वास की वजह से एक मां की जान पर बनाई। अपनी मां को मार खाता देख एक मासूम 13 किलोमीटर पैदल चलकर थाने तक गई। आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मां जब भी मार खाती ये मासूम डर कर सहम जाती, लेकिन एक दिन इसने हिम्मत दिखाई और 13 किलोमीटर पैदल चलकर पुलिस स्टेशन जा पहुंची। दरअसल घर के ही लोग मासूम की मां को डायन बताकर आए दिन मारपीट करते थे। मासूम ने विरोध किया तो उसे ही पीट डाला। मां पर हो रहे अत्याचार से आहत बच्ची ने बिना किसी को बताए 13 किलोमीटर का लंबा सफर पैदल तय किया और दुगधी कोतवाली पहुंच गई। मासूम की शिकायत के बाद पुलिसकर्मियों का दिल भी पसीज गया। तुरंत हाथ से शिकायत लिखवाई और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। हर कोई इस मासूम की तारीफ कर रहा है। वहीं कर्नाटक के मंगलुरु में 2 बसों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई।
इस घटना में 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। यह हादसा शहर के बाहरी इलाके चिलियारू में हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि बस तेज रफ्तार से जा रही है। जैसे ही बस एक मोड़ के पास पहुंची, तभी सामने से दूसरी बस आ गई। सामने साइड से आ रही बस की रफ्तार भी काफी तेज है। बस किनारे की तरफ से आ रही थी, लेकिन अचानक ही बस मुड़ जाती है और दोनों बसों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर होते ही बस के अंदर मौजूद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। दोनों बसों में काफी संख्या में छात्र सवार थे, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। घटना की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही से बस चलाना बताया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नदी का रौद्र रूप डरा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अलकनंदा नदी उफान पर। नदी किनारे बने घरों में पानी ने दस्तक दे दी है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अलकनंदा नदी की तस्वीरें आपके सामने हैं। रौद्र रूप अलकनंदा नदी का देखिए इन तस्वीरों में। आगे बढ़ेंगे, बात उत्तरकाशी की करेंगे। यहां भी देर रात जमकर बारिश हुई है। बारिश के चलते गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना के किनारे बसे इलाकों में नदी रौद्र रूप में बह रही है। नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। लोग दहशत में हैं। ये श्यानाचट्टी इलाका, यहां यमुना का पानी जो है वो मोटर पुल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनास गांव के पास से करीब 25 मीटर तक रास्ता जो है वो धंसा हुआ नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे 134 को खोलने का काम 5वें दिन भी जारी है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। गंगोत्री हाईवे निताला के पास से आवाजाही के लिए फिलहाल खुला है और इस दौरान जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उन्हें निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। देखिए किस तरीके से जो नदियों में जलस्तर है वो बढ़ता हुआ, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और नदी किनारे जो घर हैं वो कैसे खतरे के जद में हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। यहाँ पर कहाँ पर नदी खत्म हो रही है और कहाँ से नदी का किनारा शुरू हो रहा है, इसका अंदाजा लगाना इन तस्वीरों को देखकर मुश्किल है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से उत्तरकाशी और यहाँ पर जो लगातार बारिश हुई, खासतौर से बीती रात जो तेज़ बारिश हुई है उसके बाद नदियाँ कैसे उफान पर बह रही हैं और जो जगह जगह से हाईवे टूटे हुए हैं, मलबा जो सड़कों पर आया हुआ है। कुछ हिस्से खोले जा रहे हैं सड़क के, जहाँ से आप ये गाड़ियों का मूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। अब आपको मंडी से आई एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ देखते ही देखते पूरी सड़क धंस गई। बारिश के बाद पूरी सड़क बिजली के खंभे के साथ साथ पानी में समा गई। सोमवार रात बादल फटने और भारी बारिश से भारी तबाही थुनाग में हुई है। थुनाग का पूरा बाजार जो है वो बह गया है। घरों में गारा है, दुकानों में गारा है, पूरे घर जो हैं वो भरे पड़े हैं पत्थरों से,
पेड़ों से आप सामने देखेंगे गाड़ी जो है दबी पड़ी है, ये दुकानें हैं। दरअसल ऊपर से मलबा आया। दरअसल थुनाग टाउन जो है, थुनाग टाउन को चारों तरफ से बादल फटने के बाद जो है वो नाले ने घेर लिया। 3 नाले जो हैं एक पहाड़ी की तरफ से आते हैं और एक बड़ी खड्ड जो है उसमें भी भारी उफान था और पूरा का पूरा थुनाग टाउन जो है वो तबाह हो गया है। 18 लोग अब भी मिसिंग हैं। इस सारे जो सराज वैली में ये सारा बादल फटने की वजह से तमाम जो दुर्घटनाएं हुई हैं, असल में समस्या ये है कि अब लोग अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू करेंगे। सामने देखेंगे आप बाज़ार है, आपको कहीं से ये नज़र नहीं आएगा कि ये बाज़ार है, क्योंकि दुकानों में मिट्टी है, पेड़ हैं, पत्थर हैं, कोई दुकान बची ही नहीं है इस बाज़ार में। दूसरी तरफ जाएंगे अगर हम तो यही मंजर है सारे के सारे थुनाग की मार्केट का। लोग जो हैं अब सोच ही रहे हैं कि करना क्या है, ये सारा जो गारा है, पत्थर है, वो हटाएंगे कैसे। इतनी बड़ी कयामत जो थुनाग में हुई है, इससे कैसे उभरेंगे कैसे। सामने देखेंगे आप दुकान है, दुकान में पत्थर ही पत्थर हैं नजर आ रहे हैं। दरअसल ये आप वो रिपोर्ट देख रहे थे सचिन कुमार की, मंडी के थुनाग में जो बादल फटा और उसके बाद जो तबाही आई है वो रिपोर्ट आपने देखी। और इससे पहले जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे पूरी सड़क और सड़क पर यहाँ तक कि जो बिजली का खंभा था सब कुछ पानी में समा गया, ये वो तस्वीरें हैं। देखिए कैसे पूरी सड़क ये धंस गई। दरअसल सड़क यहाँ आप देख रहे हैं, नदी बह रही है नीचे और वो पानी ने अंदर ही अंदर सड़क को भीतर से खोखला कर दिया, मिट्टी काट दी, जिसके बाद देखिए कैसे सड़क जो है वो भरभरा कर टूटती चली जा रही है। और सड़क किनारे ये जो बिजली का खंभा था, जैसे जैसे सड़क टूट रही है वो बिजली का खंभा भी नीचे पानी में गिरता हुआ नजर आ रहा है। पानी का तेज बहाव है और वो सड़क के नीचे की मिट्टी को काटते हुए निकल गया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। तस्वीरें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र की हैं, जहां कोलारस विधानसभा के गोरा गांव में सिंध नदी पर कोई पुल नहीं है और इस वजह से गांव के लोग रोज जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। तस्वीरें देखिए, कुछ लोग एक बुजुर्ग महिला को नदी पार करा रहे हैं, दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाइक को भी निकालते नजर आ रहे हैं। कुछ साल पहले इसी नदी के टापू पर कुछ लोग फंस गए थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा था, लेकिन हाल देखिए आज तक यहाँ पुल नहीं बन पाया।